हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस क्लास में। आज हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह लीजिए या न्यूटन से सेकंड लॉ कह लीजिए। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले उसके सम बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसके बेसिक छोटी छोटी बातें क्या हैं जिससे ये जुड़ करके बनता है। तो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन क्या है अक्सर लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसा फोर्स है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हर एक पार्टिकल में होता है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, किसी और भी कोई पार्टिकल रखा हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके अंदर भी ग्रेविटेशन होता है। हमारी जो अर्थ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ग्रेविटेशन अर्थ का है। और मून का ग्रेविटेशन 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, 9.8 1.6, कितना ह्यूज डिफरेंस है। इसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि अर्थ का ग्रेविटेशन मून का ग्रेविटेशन में काफ़ी अंतर आता है। और जो हमारा ह्यूमन खुद का जो ग्रेविटेशन है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ के। तभी हम लोगों का जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पता नहीं चलता है, नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू अर्थ के। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि इस ग्रेविटेशन फोर्स को किसने डिस्कवर किया था। तो सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया था 1648 में। 1648 में सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था। और इसके बाद कुछ जयपुर के एक मिनिस्टर थे, उनका ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था कि जो ब्रह्मपुत्रा सेकंड थे उन्होंने भी 1000 ईयर पहले सर आइजैक न्यूटन से पहले उन्होंने डिस्कवर कर लिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसी सिर्फ कंट्रोवर्सी है, पर रिटन में सर आइजैक न्यूटन ही हैं इसके ओन डिस्कवर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। ये तो हो गई ग्रेविटी की बात, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ से ऐसे गिराते हैं या इसको मैं गिराऊं तो ये नीचे ऐसे मेरे हाथ में आ जाएगी, तो ये क्यों आ रही है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक ग्लास की शीट रखी हो टेबल पे और एक छोटा सा पत्थर हम लोग एक डिस्टेंस से उसके ऊपर गिराते हैं तो उस ग्लास की शीट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर हम लोग कोई बड़ा पत्थर गिराते हैं, यानी कि जिसका मास ज़्यादा है उस कंपेयर टू उस स्मॉल स्टोन के, तो वो जब उस ग्लास के शीट पर गिरता है तो ग्लास की शीट टूट जाती है। तो इससे क्या पता चलता है? हमारी वेलोसिटी सेम थी, हमारा डिस्टेंस सेम था, पर मास के डिफरेंस की वजह से उस पर असर पड़ा। यानी कि यही मोमेंटम हमारा शो करता है। मोमेंटम और क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज़ P = mv। इसमें इसके ऊपर इस तरह से तीर लगाया जाता है और इस तरह से तीर लगाया जाता है। इस तीर को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इससे पता चलता है कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। v वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर हो गया। और ये जो m है मास, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या है? वेक्टर है। और ये जो m मास है ये हमारा ये स्केलर है। और इसमें डायरेक्शन है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। आप जानते होंगे स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसीलिए क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है। प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर लिए इस फॉर्मूले से, पर उसके बाद उसकी एसआई यूनिट अगर नहीं लिखे तो वो अनसॉल्व होता है, उसके आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे होती है? देखिए, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब किलोग्राम इंटू
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें मिल गया इन दोनों का जब प्रोडक्ट बना, यानी कि m.v या फिर m/v किए तो क्या इसकी SI यूनिट मिली। इस तरह से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको इसकी SI यूनिट याद रहे। फिर इसके बाद इसकी जो CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट क्या होती है? इसकी CGS यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी CGS यूनिट होती है। अगर कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसी क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है कि SI यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट क्या होती है, तो आपको बताने में आसान रहेगा। और जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ SI यूनिट वहाँ पर लिखनी रहेगी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर कई बार इसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, किसके मोमेंटम के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो मोमेंटम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई 2 बॉडीज़ है, उनका मास m है। 2 बॉडीज़ हैं, उनका मास क्या है? m है, और उनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। जैसे एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, पर इसमें v1 वेलोसिटी क्या है? जो v1 वेलोसिटी ग्रेटर है v2 वेलोसिटी के, और इसमें हमें पूछ रहा है कि मोमेंटम जो इन दोनों मास का जो वेलोसिटी है, इसमें मोमेंटम किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे? तो जैसे नॉर्मली हम लोग बता सकते हैं कि अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, मास सेम है, तो मोमेंटम इसका ज़्यादा होगा। पर इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि P = हमें क्या इस्तेमाल करना है? mv इस्तेमाल करना है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? P1 = mv1, ये पहला हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? P2 = mv2, और ये क्या हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P1/P2 = mv1/mv2। अब इससे क्या पता चल गया हमें? इससे ये पता चल गया कि P1/P2 = v1/v2 है, और हमारी गिवन में क्या दिया हुआ है कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, और यहाँ पे इस तरह से क्या फॉर्मेट बन रहा है कि P1 इज़ ग्रेटर देन P2। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद आता है, ये मोमेंटम हो गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह से सेकेंड लॉ में हेल्प करता है। अगर आप मोमेंटम समझ लिए हैं तो इसका मतलब कि आप 50% सेकेंड लॉ को समझ लिए हैं, क्योंकि इसी के हेल्प से ही हमारा सेकेंड लॉ वर्क करता है। अब जैसे कोई भी मास है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब कोई 2 ऑब्जेक्ट है उस पर इक्वल फोर्स लगाया जाता है, इक्वल फोर्स। और उसमें क्या होता है, जब कोई 2 अलग अलग मास हैं, किसी का मास ज़्यादा है, किसी का मास कम है, पर इक्वल टाइम में, इक्वल डायरेक्शन में, जब किसी इक्वल फोर्स से उन डिफरेंट मास को पुश किया जाएगा, तो उसमें से जो हल्का वाला है वो आगे बढ़ जाएगा, और जो भारी है वो बाद में आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या प्रूफ करता है? ये इससे सेकेंड लॉ डिस्कवर होता है। इसको भी न्यूटन ने इसको क्या नाम दिया? सेकेंड लॉ का नाम दिया इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एक फॉर्मूला हमें मिला कि F ∝ ma। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? हमारे मोमेंटम के फॉर्मूले पे से सॉल्व किया जाएगा। वो क्या है? P = mv। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? dp/dt = dmv/dt। अब यहाँ से इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, dp/dt = mdv/dt। ये वेक्टर के फॉर्म में ही रहेगा, इस तरह से जैसे ये वेक्टर के फॉर्म में रहता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, इससे पहले एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं याद हो
तो आप आई बटन में जिसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एसेलरेशन में होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एसेलरेशन। तो इसकी जगह पे v और t की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, dp बाई dt इज इक्वल टू ma। ये भी क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज f इज प्रोपोर्शनल टू ma के। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, हम लोग 1 रख सकते हैं, मतलब कि f इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, m इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। सबकी वैल्यू सपोज लेट टू बी हम लोग ये रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या इससे हो जाएगा, इससे ये हम लोग को प्रोपोर्शनल से इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो f इक्वल टू हो जाएगा ma के। यहाँ से ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। और जब ये फोर्स को निकाल लिए, इस फॉर्मूले से हमें मास और एसेलरेशन रख के किसी भी बॉडी का फोर्स मिल जाएगा। और इसमें इसकी SI यूनिट हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन इस्तेमाल करेंगे। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। ओके, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इसको आपको सॉल्व करना है, ढूंढना है, और इसके बाद अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसे हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें डिफाइन द टर्म फोर्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको 2011, 12 और 14 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द काइंड्स ऑफ इनर्शिया, ये 2012 में पूछा गया है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है नेम द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स, ये 2012, 13 और 15 में पूछा गया है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन SI यूनिट ऑफ फोर्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ये 2011, 14 और 12 में पूछा गया है। फिर इसके बाद फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारा है विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, ये ओलंपियाड में पूछा गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।